गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है इसका मतलब ये आज ही शुरू होगा ये चैप्टर और आज ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम रिलेवेंट जो जो सारी चीज़ें वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 दोनों थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो सबसे पहले अपन थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल जितना मैं आपको बताऊंगा उतना काफ़ी एग्ज़ाम पर्पज़ से है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है द मेन रेवोल्यूशन इज सेलर्स मार्केट इज़ फ्रॉम बायर्स मार्केट। यानी कि इसका क्या मतलब है, जो पहले होता था वो पहले होता था सेलर्स मार्केट, यानी कि सेलर ने जो अपनी मन मर्जी से चाहो वो प्राइस वो तय करता था। पर आज की तारीख में क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या हो गया, बायर्स मार्केट। यानी कि अब सेलर अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हो गए हैं। ठीक है, तो आज की तारीख में आप बोल सकते हो बायर्स मार्केट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। टू क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, एक होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होता है कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। थर्ड पॉइंट में बता रखा व्यूज़ रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, अगर आपको हायर क्वालिटी चाहिए तो आपको हायर कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट की। ठीक है, कोई भी चीज़ आप एकदम बेस्ट क्वालिटी में बनाते हो, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो उससे कॉस्ट तो हाई होगी होगी। ठीक है, यानी कि आप हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है रिजल्टेड सेविंग्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, अगर आप पहली बार में सही से करोगे, ठीक है, एकदम पहली सब क्वालिटी सब इंस्पेक्ट कर लोगे रॉ मटेरियल का, तो उससे क्या होगा, आपका एकदम फाइनल फिनिश्ड गुड्स है वो ख़राब बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसकी क्वालिटी एकदम बराबर रहेगी। और वहीं अगर आपने शुरू में चेक करा ही नहीं कैसा आपका रॉ मटेरियल है, सीधा ऐसे ही मशीन में डाल दिया, तो फिर क्या होगा, हो सकता है उसका क्वालिटी बिगड़ जाए। ठीक है, और फिर अगर आप एक बार आपने डिफेक्ट मतलब कस्टमर को फाइंड हो गया और अगर वो प्रोडक्ट वारंटी में था, फिर आप उससे वापस से मंगवाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कस्टमर आपको रिटर्न करेगा, फिर आप उसको नया रिप्लेस करके दोगे तो उसमें ज़्यादा आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है कि आप पहले ही सही तरीके से आप प्रोडक्ट बनाओ ताकि आपको बाद में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सही करने का कॉस्ट है वो आई नहीं। ठीक है, अदरवाइज डिफेक्टिव प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने शुरू में तो जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट बना लिया और वो डिफेक्टिव बना, फिर आप उसको सही करने जाओगे तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। इसमें दे रखा पहले ही सही प्रोडक्ट बनाओ ताकि जो सेविंग होगी, ठीक है, जो जैसे वारंटी क्लेम नहीं होंगे, ये सब को सेल्स रिटर्न नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सेविंग होगा, सेविंग ज़्यादा होगा देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी। उसके बाद दे रखा है प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट और एक होता है अप्रेजल कॉस्ट, और एक होता है प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को अपन दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है इंटरनल फीलर कॉस्ट और एक होता है एक्सटर्नल फीलर कॉस्ट। उसके बाद जो एग्ज़ाम में आ सकता है 99% चांस है उसका 6 पॉइंट है प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फीलर कॉस्ट और एक एक्सटर्नल फीलर कॉस्ट है। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट होता क्या है। प्रिवेंशन कॉस्ट यानी कि प्लान और इनका बिफोर एक्चुअल ऑपरेशन, यानी कि अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया ही नहीं, उससे पहले ही जो कॉस्ट लग रही है उसको अपन बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। क्यों लग रही, कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रिवेंटिंग पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कहीं गलती से पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बन जाए, इसके लिए आपने ये कॉस्ट इनकर करी। प्रिवेंशन कॉस्ट ट्राई टू कीप फेलियर मिनिमम। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल दे रखे जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएंगे और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो एग्जांपल चारों के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं सप्लायर का इवैल्यूएशन किधर आता है, प्रिवेंशन कॉस्ट है या अप्रेजल कॉस्ट है, तो आपको टेक करना पड़ेगा ये प्रिवेंशन कॉस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वालिटी ऑडिट आता है, क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिपोर्टिंग, सप्लायर इवैल्यूएशन, एजुकेशन ऑफ सप्लायर्स। ठीक है, ये इसको आप सिर्फ रीड नहीं करेंगे, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। फील्ड टेस्ट कहाँ आता है, डिज़ाइन रिव्यू, प्रोसेस इंजीनियरिंग, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ ध्यान देना टेस्टिंग है, अगर इंस्पेक्शन होगा तो वो आ जाएगा अप्रेजल के अंदर। तो टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल है प्रिवेंशन कॉस्ट, और अगर इंस्पेक्शन कर रहे हो तो वो आपको दे रखा है बुक में
वो अप्रेजल कॉस्ट में दे रखा है, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रेजल कोस्ट। अप्रेजल कोस्ट क्या होती है? मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्वालिटी। इसमें क्या होता है? इंश्योर हाई क्वालिटी लेवल्स एट ऑल स्टेजेस। फील्ड टेस्टिंग इसका एग्जांपल है। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, प्रोसेस एक्सेप्टेंस, इंस्पेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। वहाँ रॉ मटेरियल था, टेस्टिंग रॉ मटेरियल इधर था, टेस्टिंग मटेरियल्स इधर है। मेजरमेंट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग है वो आ जाएगी अप्रेजल कॉस्ट में। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग इक्विपमेंट, आउटसाइड सर्टिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ आता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है? डिफेक्ट फाउंड बिफोर डिलीवरी टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर को डिलीवर देने से पहले आपको पता चल गया ये प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, तो उसके एग्जांपल हो गया स्क्रैप हो गया, रिवर्क, रीडिज़ाइन, रीटेस्टिंग, डाउन टाइम। डाउन टाइम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भाई डाउन टाइम किधर आता है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, यानी कि डिफेक्ट फाउंड आफ्टर डिलीवरी टू कस्टमर। फिर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स, रिटर्न, रीपेड, वारंटीज, को लॉस्ट सेल्स ड्यू टू पुअर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। और क्या है? लॉस्ट मार्केट शेयर और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। तो ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कौन सा किधर आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? इन चारों को ऐड कर दो, बस यही है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। 8 पॉइंट में दे रखा है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स देख सकते हो, आवर्स देख सकते हो, डेज देख सकते हो, यानी कि आपने किस तरह ज़्यादा एफर्ट्स करा उसको आप देख सकते हो। बेटर अप्रोच क्या रहेगा? आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि प्रिवेंशन कॉस्ट का 1 लाख, इसका कितना है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख। उसके बाद बेस्ट अप्रोच क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट करो। टोटल कॉस्ट आपका 100 है, तो उसमें से आप देख लो आप कौन सा किधर कितना खर्चा हो रहा है, प्रिवेंशन में कितना हो रहा है, अप्रेजल में कितना हो रहा है। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है ऑप्टिमल सीओकी होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब दे रखा है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को अपन बिल्कुल एकदम जीरो भी नहीं कर सकते, ऑप्टिमल होना चाहिए, यानी कि बहुत रेयर रहना चाहिए एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट दे रखा है पीएफ। पीएफ क्या होता है? प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल। इसमें क्या बता रखा है? अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी फेलियर है तो कैसे करोगे? सबसे पहले टोटल नंबर देख लो कितने फेलियर्स है, उसके बाद क्वान्टिफाई करो किस वजह से हो रहा है, चार्ट डेटा, यानी कि देखो प्रिवेंशन में कितना फेलियर हो रहा है, कौन सा किस वजह से हो रहा है, फिर उसके हिसाब से एलोकेट करो रिसोर्सेज। जैसे कि आप देखो आउटसाइड सर्टिफिकेशन, ये जो आपको दे रखे हैं, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये सब करो ताकि आपका कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम हो जाए। उससे क्या करो? इवेल्यूएट परफॉर्मेंस, फिर आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। उसके बाद 10th पॉइंट में दे रखा है आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल क्या होता है? कई बार बहुत सारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हिडन होती है, जैसे कि टाइम विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर, आपने कितना टाइम स्पेंड करा, पेपर वर्क हो गया, तो आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं कि कई सारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हिडन भी होती है। उसके बाद 11th पॉइंट में दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़ अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कम होगी, यानी कि अगर आपने प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट दोनों ही बढ़ा लिए तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इधर पहले टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल कर लिया, प्रोसेस इंजीनियरिंग कर लिया, फील्ड टेस्ट, क्वालिटी डिज़ाइन, ये सब कर लिया, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनेगा, इसके चांस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वेस्ट कम से कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके बाद आते हैं 6 C's ऑफ TQM। एक होता है कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर फोकस एंड कंट्रोल। कमिटमेंट यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इस पार्ट ऑफ एवरीवंस जॉब, यानी कि एक जने का ऐसा नहीं है कि क्वालिटी का इस पर डाल दिया, हर एक जना मिलके काम करेगा तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। कल्चर यानी कि एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करो। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस चलता है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है ये प्रोसेस। कस्टमर फोकस यानी कि परफेक्ट सर्विस दो विद जीरो डिफेक्ट्स, ठीक है, कस्टमर को ऐसा वारंटी क्लेम करने का मौका ही मत दो। उसके बाद आता है कंट्रोल, प्रोसीजर्स बनाओ, ठीक है, ताकि आपका एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बने। उसके बाद आता है PDCA साइकिल। क्या होता है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूज़र,
यानी कि रॉ मटेरियल से एंड यूज़र जितनी भी एक्टिविटीज़ आती है उसको अपन बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें बता रखा है 8 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन फॉरम में, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, रिटर्न मैनेजमेंट। इन सब को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। एक होता है पुश मॉडल और एक होता है पुल मॉडल। पुश मॉडल क्या होता है? प्रोड्यूस ऑन एंटिसिपेटेड डिमांड, जैसे कि डीमार्ट में होता है पहले से आपके बहुत सारे प्रोडक्ट रखे होते हैं, उसमें से कस्टमर चूज़ कर लेता है। पुल मॉडल क्या होता है? रेस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। इसमें क्या होता है? कस्टमर पहले ऑर्डर देता है, फिर वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में होता है पहले आप ऑर्डर देते हो फिर खाना आता है। उसके बाद आता है अपस्ट्रीम फ्लो क्या होता है, डाउनस्ट्रीम फ्लो क्या होता है। बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है अपस्ट्रीम यानी कि रिलेटेड टू सप्लायर, डाउनस्ट्रीम होता है रिलेटेड टू कस्टमर। उसके बाद दे रखा है 19 पॉइंट में दे रखा है ई प्रोक्योरमेंट में 3 चीज़ें आती है, एक होता है ई सोर्सिंग, एक होता है ई परचेजिंग और एक होता है ई पेमेंट। उसके बाद आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग डाउनस्ट्रीम फ्लो का ही एक पार्ट है। उसमें 6 मार्केट मॉडल दे रखे हैं। इंटरनल मार्केट यानी कि एम्प्लॉयज़ इनसे रिलेटेड, रेफरल मार्केट यानी कि आपने कुछ रेफर एंड अर्न स्कीम सुना होगा वही होता है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जैसे कि विराट कोहली ने विक्स का ऐड करा। रिक्रूटमेंट मार्केट ठीक है, कॉलेजेस में नहीं होता। सप्लायर मार्केट होता है और एक होता है कस्टमर मार्केट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप नाम ध्यान रख सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। यानी कि कस्टमर ने आपका एक प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कि पेप्सोडेंट खरीदा, तो अब कितने % चांस है कि वो कस्टमर उससे बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट पर ही बनेगा रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट चूज़ नहीं करेगा। आपका कुछ हो सकता है टेस्ट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, पैकेजिंग अच्छा हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कस्टमर बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपका कैश फ्लो जनरेट होगा। ठीक है, उस बस इतना सा रीड कर सकते हो, इसमें इतना ही दे रखा है। उसका एक क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। ठीक है, डेफिनेशन इतनी काम की। उसके बाद 3 टर्म्स आते हैं। डाउन साइजिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, ऑफशोरिंग क्या होता है। डाउन साइजिंग यानी कि क्लोजिंग नॉन प्रॉफिटेबल डिविजन्स। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी के नॉन प्रॉफिटेबल डिवीज़न है उसको क्लोज कर दो। इसके लिए कॉमन डाउन साइजिंग स्ट्रेटजीज 3 दे रखी है। वर्क फोर्स रिडक्शन, वर्क रिडिज़ाइन एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी। आउटसोर्सिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र करना नॉन कोर बिजनेस को। कई बार कंपनी कोर बिजनेस को भी ट्रांसफ़र कर देती है, जैसे कि लिवाइस ने करा। लिवाइस का काम है कपड़े सेल करना, पर कंपनी ने क्या कर रखा है? मेन काम को ही आउटसोर्स कर रखा है। और कंपनी क्या करती है? लिवाइस सिर्फ एडवर्टाइजिंग करती है, तो ऐसे आउटसोर्सिंग ये होता है। ऑफशोरिंग क्या होता है? रीलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस टू अनदर कंट्री वेयर कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस इज लो। अपने बिजनेस को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर लो जहाँ आपका पर यूनिट कॉस्ट कम आए। ठीक है, कई बार होता है अगर आप बड़ी सिटीज़ में फैक्ट्री डालोगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, वहाँ का लैंड ही महंगा होगा। और कहीं गांव में लोगे तो सस्ते में आपको ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं थ्योरी हो गया, अब आ जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। तो इसी वीडियो में अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें आपको दे रखा है 1 मिनट। हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2.7 पर आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें आपको दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है, एनालाइज द प्रपोजल एंड सजेस्ट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट इट। यानी कि एक कंपनी का करंट प्लान है और एक होगा न्यू प्लान। ठीक है, इसमें दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन रीड करोगे तो भी चल जाएगा 10 है, इससे पहले रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन रेट बता रखा है एलईडी लैंप्स का 5% ऑफ यूनिट इनपुट। यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है? रिजेक्शन रेट दे रखा है आपको 5% ऑफ इनपुट है।
इनपुट कितना दे रखा है 5000 यूनिट्स ऑफ इनपुट गो थ्रू द प्रोसेस ईच डे का आपको दे रखा है 5000 यूनिट्स का इनपुट रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है ईच यूनिट डेट इज़ रिजेक्टेड रिजल्ट्स इन अ 200 रुपीज़ लॉस टू द कंपनी, यानी कि अगर एक यूनिट का रिजेक्ट हो गई तो लॉस होता है 200 रुपये का, ठीक है। उसके बाद दे रखा है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि डिफेक्ट अर्ली डिटेक्ट हो जाए। उससे क्या होगा रिजेक्शन रेट 5% से 3% हो जाएगा, 5% की जगह 3% हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा इंस्पेक्शन प्रोसेस में कॉस्ट लगेगा 15,000 का, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आप बोल सकते हो 15,000 का होगा। अब आपको बताओ कौन सा प्लान रखना चाहिए, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या था करंट सिस्टम में क्या था 5,000 का 5% इफेक्ट होता था, ठीक है। 5% ऑफ इनपुट रिजेक्शन रेट था और अगर रिजेक्ट हुआ तो आपको लॉस होता था 200 रुपये का। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया ₹50,000। न्यू प्लान में क्या होगा, न्यू प्लान में बोला इनपुट तो सेम रहेगा 3% हो जाएगा और लॉस भी सेम रहेगा, तो कितना हो गया ये अपने पास हो गया 45,000। यानी कि नया सिस्टम अडॉप्ट कर दो तो इसमें आपका क्या है फ़ायदा है, ठीक है। 500 का कर दो 3%, 5,000 का 3%, इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, ये क्या होगा ₹30,000 हो जाएगा। इसमें अपन इंस्पेक्शन कॉस्ट को ऐड कर देंगे ₹15,000, तो ये अपने पास आ गया ₹45,000। इंस्पेक्शन पहले नहीं था, बाद में नए सिस्टम में होगा, ठीक है, तभी जाके ये अपना 5% से 3% होगा। सेकंड पॉइंट में बोला मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल, यानी कि आपको मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बताना है। इसको कैसे करोगे, जैसे कि अपना 15,000 का इंस्पेक्शन कॉस्ट एक नया इनकर होगा और 5,000 इंटू एक्स इंटू 200, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1.5%, यानी कि अभी करंट में 5% है तो माइनस 1.5%, यानी कि 3.5% आप बोल सकते हो। यानी कि रिजेक्शन रेट मस्ट बी लेस देन 3.5% रहना चाहिए सो डैट इट बिकम्स बेनिफिशियल, इसको आप यूँ बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि अभी अपना कितना हुआ 5% से 3% हो रहा है, चलेगा 3.5% से कम होना चाहिए नए में, तब जाके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आप इसको यूँ समझ सकते हो 5,000 का करो 3.5% कर दो, इसको कर दो 200, कितना आया 5,000 का 3.5% इंटू 200, ये आपके पास आ गया 35,000, ठीक है। और क्या लगेगा 15,000 का इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो कितना हो गया 50,000, ठीक है। और पहले भी था 50,000, ठीक है। यानी कि अगर इससे 3.5% से अगर ज़्यादा हुआ, जैसे कि आप मान लो 4% करके देख लो, आप 5,000 का 4% कर लो इंटू 200 करके देखो, 5,000 का 4% इंटू 200, ये आपके पास आ गया 40,000 प्लस 15,000, तो टोटल हो गया 55,000। यानी कि अगर आपने ये नई स्कीम में अगर आपका ये 5% की जगह मान लो अगर ये 4% होता तो अपना कॉस्ट रहता 55,000 और पुराने में था 50,000, तो अपन नई स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए अपन ने ये निकाला कम से कम इतना तो रिड्यूस होना ही चाहिए 1.5%, यानी कि 5 माइनस 1.5 3.5% से लेस हो, मतलब 3.5 तो ये होना ही चाहिए। 3 होगा चलेगा, 2 होगा चलेगा, 1 होगा चलेगा, ठीक है। पर अगर ये 3 की जगह अगर ये 4 होता तो नहीं चलता, 3.5 तक एक्सेप्टेबल है, उसके बाद ये नई स्कीम एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, पेज नंबर 2.9 पर आ जाइए। इसमें दे रखी है केस स्टडी आपको दे रखी है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें दे रखा है सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और इसमें दे रखा है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट और इंटरनल फेलर कॉस्ट आपको दे रखा है। एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट और इंटरनल फेलर कॉस्ट आपको दे रखा है, कितना है 4,40,000 और इधर आपको दे रखा है 8,50,000, ठीक है। एज द कंपनी इज नॉट एबल टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, वॉन्ट्स टू मैनेज कॉम्पिटिशन, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम एनुअली विल लीड टू अ प्रिवेंशन कॉस्ट,
यानी कि अब नई स्कीम में दे रखा प्रिवेंशन कॉस्ट होगा 5,60,000 का, अप्रेजल कॉस्ट इसमें दे रखा है 70,000 का होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर कॉस्ट दे रखा है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितना होगा, रिड्यूस हो जाएगा 1,00,000 एंड 4,10,000। 1,00,000 यानी कि 3,40,000 हो जाएगा, और एक्सटर्नल होगा रिड्यूस बाय 1,00,000। तो एक्सटर्नल था हाँ 1,00,000 से, और ये कितना होगा 4,10,000 से, यानी कि ये हो जाएगा 4,40,000 हो जाएगा नए सिस्टम में। ध्यान से 2 बार रीड कर सकते हो अगर ये चीज़ क्वेश्चन ही समझ नहीं आए तो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करें या नहीं करें नई स्कीम को। तो टोटल कॉस्ट आपकी पहले कितनी आ रही थी, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही थी 12,90,000, ठीक है। अब कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट आपकी, इसको ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आ रही है 14,10,000, यानी कि फाइनेंशियल नंबर बेसिस पर तो आपको इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे क्या करना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल बेसिस में देखो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कौन से होते हैं, यानी कि कस्टमर ने रिटर्न करा, अब ये अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो अपन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कस्टमर को अगर दिक्कत नहीं आएगी तभी जाके वो और अच्छा दूसरे कस्टमर को जाके बोलेगा यार ये इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें डिफेक्ट की शिकायत नहीं है। तो अगर ये आपकी थोड़ी सी भी कम हो रही है तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पहले से। उसके बाद आ जाते अपन एक और क्वेश्चन पर आ जाते, पेज नंबर 2.41 पर। पेज नंबर 2.41 आप ओपन कर सकते हैं, उसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, सिर्फ आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वही रीड करना है। आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालना है इन ईच कॉस्ट कैटेगरी। यानी कि अपन ने पढ़ा था प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, बस उसी का ही क्वेश्चन है। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालना है। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला है। वारंटी क्लेम्स किधर आता है, देखो वारंटी यानी कि कस्टमर से, कस्टमर यानी कि 4,25,000, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट कहाँ आती है, प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। इसलिए बोला था आपको एग्जांपल्स रीड करने की ज़रूरत है, कौन सा किधर आता है। रिवर्क कहते हैं, रिवर्क आते इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर्स, कस्टमर यानी कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 8,10,000। उसके बाद दे रखा है कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, अभी ये नहीं दे रखा है, रिजेक्ट तो ये पर कस्टमर के हाथों होती है तो बोलते कस्टमर के हाथों ही है, इसलिए ये कहाँ आएगा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आएगा 50,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यानी कि कस्टमर से ही होता है 1,75,000। टेस्टिंग, ठीक है, अभी इसमें दे रखा है टेस्टिंग, तो ये अपने पास आएगा अप्रेजल कॉस्ट के अंदर आएगा टेस्टिंग, तो ये अपने पास हो गया। ये आपको दे नहीं रखा एक्चुअली में टेस्टिंग किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये दोनों में आ सकता है, वैसे तो प्रिवेंशन कॉस्ट में भी आ सकता है और अप्रेजल कॉस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और प्रिवेंशन कॉस्ट में कब आएगा, अगर ये तो बोला होता टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल तो अपन लिखते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट में। अगर सिर्फ टेस्टिंग दे रखा है तो अपन को अप्रेजल कॉस्ट में लिखना पड़ेगा। टोटल कर लेते हैं 1,20,000, इधर आ रहा है 1,70,000, इधर आ रहा है 3,50,000 और इधर आ रहा है 14,10,000, ठीक है। इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो कि अपने पास आ रहा है 20,50,000 आ रहा है। परसेंटेज निकाल सकते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,50,000 इंटू 100। फर्स्ट आ रहा है 5.85%, सेकेंड आ रहा है 8.29%, थर्ड आ रहा है 17.07%, फोर्थ आ रहा है 68.78%। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है फॉर न्यू क्वालिटी प्रोग्राम। न्यू क्वालिटी प्रोग्राम किधर हुआ, फॉर द ईयर 23-24, ये न्यू क्वालिटी प्रोग्राम का दे रखा है। सेम अपन लिखेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अब इंस्पेक्शन कहाँ आता है, टेस्टिंग तो आता है, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल होता है तो आता है प्रिवेंशन कॉस्ट में, पर इंस्पेक्शन आता ही सिर्फ अप्रेजल कॉस्ट में 1,20,000। उसके बाद दे रखा है री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी री इंजीनियरिंग आता है प्रिवेंशन कॉस्ट में 7,50,000। सप्लायर इवोल्यूशन किधर आता है, प्रिवेंशन कॉस्ट में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंटिव आते ही प्रिवेंशन कॉस्ट में।
अब इसमें दे रखा है अगर न्यू क्वालिटी प्रोग्राम होगा तो अपना इतना खर्चा सेव होगा, जैसे कि रिडक्शन इन लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम लॉस्ट सेल्स, यानी कि ये क्या होगा, सेल्स कब होती है कस्टमर को 8 लाख, तो अपना 8 लाख का सेविंग हो जाएगा नई स्कीम में। उसके बाद दे रखा है रीवर्क में कितना सेव होगा 2,50,000, तो 2,50,000 आ जाएगा। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में रिडक्शन इन वारंटी कॉस्ट 3,25,000 वारंटी आती है कस्टमर से, यानी कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। रिडक्शन इन सेल्स रिटर्न आता है एक्सटर्नल में 1,50,000, ठीक है। जितना सेव होगा उसको अपन नेगेटिव कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं ये अपने पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो टोटल अपने पास ये आ रहा है 8,50,000, ये अपने पास आ रहा है 1,20,000, ये अपने पास आ रहा है 2,50,000, और लास्ट अपने पास आ रहा है 12,75,000, ठीक है। टोटल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब का ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5,55,000, यानी कि अगर आप नई स्कीम लेते हो तो आपकी सेविंग्स हो रही है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है यानी कि सेविंग्स हो रही है 5,55,000 की, और पुरानी स्कीम में आपका इतना खर्चा है, नई स्कीम में आपका सेव हो रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 2.44 पर आप आ सकते हो। एक दो क्वेश्चन अपन और कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इसमें भी सेम आपको बताना है प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, सेम वही क्वेश्चन है, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, और एक होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। कौन सा किधर आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको दे रखा है कस्टमर कंप्लेंट्स 35 पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2000 इंटू 35, ठीक है। कस्टमर का किधर आता है, कस्टमर का आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, यानी कि 70,000। उसके बाद दे रखा है इक्विपमेंट टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट आता है अप्रेजल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग आता है प्रिवेंशन कॉस्ट में, इंस्पेक्शन आता है अप्रेजल कॉस्ट में। यहाँ है टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट 18 पर आवर, टोटल कितना आवर से 1600, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 28,800। उसके बाद है वारंटी यानी कि कस्टमर्स को देते हैं 1560 पर बाइक, टोटल कितनी है 2,600, तो ये आपके पास कितना आएगा वारंटी में 40,56,000। उसके बाद अपने पास आता है रिवर्क 228 पर बाइक, रिवर्क कितना है 3,200, तो इसको आप करोगे रिवर्क, आपके पास आ जाएगा 7,29,600। उसके बाद अपन को दो चीज़ें और दे रखी है, एक आपको दे रखा है डाउन टाइम मैंने बोला था इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आता है 7,70,000, और एक चीज़ और दे रखी है रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर, यानी कि सप्लायर का इवोल्यूशन करा, प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है। बस ये सब की टोटल कर सकते हो 1,25,000, 28,800, या आपके पास आ जाएगा 14,99,600 इंटरनल फेलियर कॉस्ट में, और यहाँ अपने पास आ गया 41,26,000। टोटल कर सकते हो इन चारों की, आपके पास आ जाएगा 51,79,400। बस ये क्वेश्चन अपन और करेंगे, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपन आ जाते हैं पेज नंबर 2.26 पर आ जाइए। कोई डाउट है आप बता सकते हो, और ज़्यादा ही डाउट है तो आप रेगुलर लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपका हर एक क्वेश्चन को आराम से अपन ने डिस्कस करा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यही लगता है, अगर थोड़ा सा भी हार्ड अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो। इसमें दे रखा है साइन वर्ल्ड के एक मूवी थिएटर है जो कि कॉलेजेस के पास में बना हुआ है, ठीक है। और अच्छा पॉपुलेशन दे रखा है, बिजनेस हैज़ बीन स्लो दे रखा है ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। तो मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट ने एक प्लान बनाया, द एवरेज टाइम अ स्टूडेंट स्पेंड्स एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 4 ईयर्स। एवरेज टाइम दे रखा है विच इज़ द एवरेज ड्यूरेशन दे रखा है। फॉर अ नॉमिनल वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री सैनवर्ल्ड प्लान्स टू ऑफर स्टूडेंट्स डिस्काउंट्स ऑन मूवी टिकट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऑफर करा फ्री टिकट्स का, यानी कि फूड एंड एवरेज एंड गिफ्ट वाउचर्स। दिस वन टाइम इनिशियल एक्सपेंस नेट ऑफ वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी कलेक्टेड वुड कॉस्ट 5,000 पर स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। पर बिजनेस, अपन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन अपन बिजनेस ओनर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है।
तो अपन क्या कर रहे हैं, फ्री में देने जा रहे हैं टिकट, ठीक है। यानी कि फ्री वाउचर समझ सकते हो अपने बिजनेस के लिए। 5,000 का खर्चा है, ठीक है। ये 5,000 का अपने लिए एक्सपेंस है जो कि अपन स्टूडेंट को देने जा रहे हैं फ्री में। ये 5,000 है क्या, वाउचर है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट यूज़ कर सकता है अगले 4 साल तक। इसमें दे रखा अब अपना ये एक्सपेंस है, तो अपना इनकम कैसा होगा बिजनेस में। इनकम के लिए अपना ये दे रखा है, जब भी स्टूडेंट स्पेंड करेगा मूवी टिकट, फूड एंड बेवरेज, सोविनियर्स एंड एसेसरीज, तो ये 3 अपनी इनकम हो जाएगी, फूड, बेवरेज, सोविनियर्स एंड एसेसरीज। यानी कि स्टूडेंट क्या करेगा, इस कूपन को यूज़ करेगा, इन तीनों चीज़ों पर यूज़ करेगा, तो अपने के लिए क्या होगा, इन तीनों चीज़ से इनकम जनरेट होगा, ठीक है। अब इसमें दे रखा है ईयर 1 2 पे इतना करेगा, ईयर 3 और 4 में इतना करेगा, ठीक है। अब अपन ने तो सिर्फ वाउचर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बार स्टूडेंट अगर अंदर आ गया, फिर क्या करेगा, फिर वो फूड एंड बेवरेज भी लेगा मूवी देखते देखते, फिर वो सोविनर्स एंड एसेसरीज पे भी खर्चा करेगा। तो एक बार से अपन ने लालच दी 5,000 रुपये की, 5,000 रुपये को जैसे जैसे वो यूज़ करने आएगा तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही करेगा खर्चा, ठीक है। अब अपन को निकालना अपना बेनिफिट कितना होगा, ठीक है। इससे ये पॉइंट दे रखे हैं, पहला दे रखा है 50% सब्सक्राइबर्स आएंगे ईयर 3 और 4 में विजिट करने। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है 75%, ठीक है। थर्ड में दे रखा है, और ये पीवी फैक्टर बता रखे हैं। अपन को निकालना है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अपना फैक्टर दे रखा है मूवी टिकट्स का, ठीक है, जिससे अपना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो पहला है मूवी टिकट्स का, इसमें क्या होगा, ईयर 1 और 2 और ईयर 3 और 4 इस तरीके से बुक में आपको दे रखा है, उसी हिसाब से अपन ने लिखा है। कितना होगा स्टूडेंट स्पेंड करेगा, तो अपने लिए होगा रेवेन्यू, ठीक है, 2,000 और 1,500 पर स्टूडेंट के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5,000 भी पर स्टूडेंट का है। अब इसमें आपको दे रखा है पीवी फैक्टर दे रखा है। ओबियसली 4 साल बाद अपन को आज ही कैलकुलेट करना है, तो पीवी फैक्टर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। 2 ईयर्स का है 1.735 और 4 ईयर्स का दे रखा है 3.169। शुरू के 2 ईयर्स का ये, यानी कि थर्ड और फोर्थ ईयर का कैसे निकलेगा, 3.169 माइनस 1.735 1.434। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3470 और ये हो गया 2151। अब क्या दे रखा है अजम्पशन, 50% सब्सक्राइबर्स ही आएंगे थर्ड और फोर्थ ईयर में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आएंगे 100%, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आएंगे 50%। 3470 इसको मल्टीप्लाई कर दो 1076, टोटल कितना हो गया 4546। ये हो गया अपना पहला। उसके बाद है सेकंड है फूड एंड बेवरेज, उसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, ईयर 1 2 ईयर 3 और 4 कितना दे रखा है 4,000 और 3,000, 4,000 और 3,000। पीवी फैक्टर सेम रहेगा क्योंकि ईयर सेम है 1.434। ये अपने पास कितना आ गया 6940, ये अपने पास आ गया 4302। कैपेसिटी देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है 75% सब्सक्राइबर्स हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय फूड एंड बेवरेज, यानी कि अगर 100% आए थे तो उसका 75% ही फूड एंड बेवरेज पर स्पेंड करेंगे। सेकेंड में दे अगर 50% ही आए मूवी देखने तो उसका कितना 75% ही लोग फूड एंड बेवरेज लेंगे, यानी कि 50 का 75% कितना हुआ 37.5%। कैसे 75% ही खर्च करेंगे, जितने लोग आए 75% हु विजिट। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में 100% आए थे, इसका 75%, फिर अब थर्ड और फोर्थ ईयर में सिर्फ 50% ही आए, एंटर ही 50% हुआ, तो इसका 75% निकाला तो 37.5 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो 5205 और यहाँ हो गया 1613। टोटल अपने पास आ जाएगा 6818। उसके बाद अपने पास दे रखा है सोविनर्स एंड एसेसरीज दे रखा है, ईयर 1 और 2 में दे रखा है, ईयर 3 और 4 में दे रखा है 2250 और 750। पीवी फैक्टर सेम रहेगा 1.735 1.434। ये अपने पास आ गया 3904, ये अपने पास आ गया 1076। अब इसमें क्या दे रखा है 25% हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय एंड 10% इन 3 और 4, यानी कि जितने विजिट करेंगे उसके 25% ही बाय करेंगे। कितने लोग विजिट करे थे 100%, तो इसके 25% 1 और 2 में, और सेकंड में 50% ही आए थे तो 50 का 10% ही लोग बाय करेंगे। जितने लोग विजिट करेंगे उसका 10% ही इस पर खर्च करेंगे।
तो 50 का 10% हो गया 5%, ये अपने पास हो गया 976 और यहाँ हो गया 54। टोटल अपने पास हो गया इसका 1030। टोटल निकाल लो तीनों का, तीनों की टोटल अपने पास हो जाएगी 12394। इसमें से अपना खर्चा कितना होगा, 5000 का अपन ने पास दिया था, तो टोटल अपने पास आ गया 7394। तो इतना अपन का नेट रेवेन्यू होगा। यानी कि इस कूपन के लालच में बच्चों ने क्या करा, ज़्यादा खर्च कर दिया। आप देख सकते हो 5000 का अपन ने कूपन दिया था पर उन्होंने खर्च इतना कर दिया। तो अपने लिए तो एक तरीके से रेवेन्यू हो गया, अपना रेवेन्यू इतना हो गया, अपन ने सिर्फ इतना सा खर्चा करा, सिर्फ एक बार पास दिया उसके चक्कर में अपन को इतना रेवेन्यू मिल गया। तो ये अपना इस तरीके से क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं MCQ 1 में ये मूवी टिकट में कितना आएगा, फूड बेवरेज में कितना आएगा, सोवेनिर्स एंड एसेसरीज में, और नेट कितना आएगा। तो ये 4 MCQ बन सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करना, तभी और वीडियो अपलोड करी जाएगी।